Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बांग्लादेश में हुए चुनाव के नतीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत में पाकिस्तान से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इमरान खान पर भी चर्चा करेंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को लेकर चाइना और पाकिस्तान के साथ लंबे समय से हमारे रिश्ते बिगड़े हुए हैं, आप सबको पता होगा। उसको लेकर अमेरिका ने क्या कहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बांग्लादेश में हुए चुनाव पर बात करेंगे। आप सबको पता होगा कि हर एक भारतीय, आप सभी ये इंतजार कर रहे थे कि बांग्लादेश में अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, कौन सा पार्टी आने वाला है सरकार में। इन सारे चीजों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। सरकार किसकी बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह तय हो चुका है क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं। आप सबको पता होगा कि ये वो व्यक्ति है जो लंबे समय से बांग्लादेश से बाहर रहा। लगभग 17 साल ये लंदन में रहा, लेकिन अपनी मां की अंतिम समय में ये वापस बांग्लादेश में आया और वर्किंग प्रेसिडेंट बना अपनी पार्टी का। खालिदा जिया की मृत्यु के बाद ये अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बना और इसके नेतृत्व में ही वहां पे चुनाव लड़ी गई और बीएनपी जो है बम्पर जीत हासिल की है इनके नेतृत्व में। ये बनने वाले हैं बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री, इन पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस जो है वो चाहता था कि बांग्लादेश में एक लोकतंत्र को स्थापित किया जाए, ये इसकी चाहत थी। लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है बांग्लादेश की वो है आवामी लीग और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो है बीएनपी। आवामी लीग को पूरी तरीके से बांग्लादेश में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से बैन कर दिया गया, यानी कि एक भी कैंडिडेट बांग्लादेश के इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। शेख हसीना, उनके बेटे और आवामी लीग ने क्लियर ये आरोप लगाया, क्लियरली ये कह दिया कि भाई ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वो होता जहां पे आप हमें अलाउ करते इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से। हालांकि लोगों के पास और कोई च्वाइस नहीं थी, आवामी लीग इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा था। इसका सीधे से सीधे फायदा जो है वो इस व्यक्ति को मिला और इसने बम्पर जीत हासिल की है। लेकिन ये व्यक्ति जिसको पाकिस्तान ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया, तो ये व्यक्ति जो पूरी तरीके से प्रो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर वहां का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो तक जो है इसको सपोर्ट कर रहा था, डिस्पाइट ये पूरी तरीके से हार गया है। लंबे कोलिशन बनाने के बाद, यानी कि बड़ी कोलिशन बनाई इसने, गठबंधन अलग अलग पार्टियों को लेकर बनाया, इसके बावजूद जो है लंबी बड़ी और हार हुई है इसकी। ठीक है, इस सब बिंदुओं पर जो है इन सारे पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि बीएनपी को लगभग 200 से ज्यादा सीट मिली है। आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश का जो संसद है वहां पे लगभग 350 सीटें हैं। 50 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है और 300 सीटें पे जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट की गई। 151 से ज्यादा जिसको सीट मिल जाती वो अपनी पार्टी की सरकार बना देता, उसकी सरकार बन जाती। यहां पे आप देख रहे हैं कि बीएनपी को 212 सीट मिली है, यानी कि क्लियरली बीएनपी जो है वो सरकार बनाने वाली है। दूसरी जो पार्टी थी वो थी जमात। जमात लगभग 65 सीटों पे सिकुड़ के रह गई है, यानी कि ये बताता है कि लोगों ने पूरी तरीके से बीएनपी पे ये भरोसा दिलाया है, क्योंकि बीएनपी ने जो अपना मैनिफेस्टो डाला लोगों के बीच में, बीएनपी के मैनिफेस्टो पे लोगों ने विश्वास किया। और दूसरा ये भी कारण था कि आवामी लीग के ना होने के कारण ज्यादातर लोगों ने इनके ऊपर भरोसा दिखाया। ये वो व्यक्ति है जो लंबे समय से लंदन में था। इसके ऊपर बहुत गंभीर गंभीर आरोप लगाए गए थे दोस्तों। इसके ऊपर करप्शन से लेकर टेररिस्ट एक्टिविटी तक के आरोप लगाए गए और इसके कारण जो है इसको एग्जाइल में लंबे समय तक लंदन में रहना पड़ा। लेकिन अपनी मां के मृत्यु के बाद जो है इसको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, पहले अपनी पार्टी का बीएनपी का, और फिर इसको प्रेसिडेंट बनाकर इनके नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ा गया। बीएनपी सेट फॉर लैंडस्लाइड विन इन बांग्लादेश टू फॉर्म गवर्नमेंट आफ्टर 20 ईयर्स। आप सबको ये भी बता दूं कि लगभग 15 साल से आवामी लीग की सरकार थी। शेख मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान, ये दो व्यक्ति जो है वो बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता हैं और ये दोनों जो हैं वो इन दोनों पार्टी से रिलेटेड है। कौन सी पार्टी? बीएनपी और आवामी लीग। आवामी लीग से कौन जुड़ा हुआ है? शेख मुजीबुर रहमान। और बीएनपी से कौन जुड़ा हुआ है? जियाउर रहमान। जियाउर रहमान का नाम आपको याद होना चाहिए। आपको यह भी बता दूं कि शेख मुजीबुर रहमान वो व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश का गठन हुआ, है ना। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। जब 1971 में बांग्लादेश का जब गठन हुआ, नया देश जब बना बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर, उस समय सबसे बड़े नेता अगर कोई थे बांग्लादेश के तो वो थे शेख मुजीबुर रहमान और उनके नेतृत्व में ही जो है बांग्लादेश का गठन हुआ। फिर उनकी बेटी जो है शेख हसीना लंबे समय से बांग्लादेश में रूल कर रही थी और अभी जो है वो भारत में है लंबे समय से। क्यों? क्योंकि उनको जो है देश से निकाल दिया गया, उनको भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा ये भी आपको पता होगा, क्योंकि तख्ता पलट कर दिया गया बांग्लादेश में। दोस्तों ये भी बता दूं कि द बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी लेड बाय तारिक रहमान हैज सिक्योर्ड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द 13th जनरल इलेक्शन मार्किंग इट्स रिटर्न टू पावर आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल बाद इनका एक तरीके से लंबे समय से जो ये चुनाव में और हारते चले गए और लंबे समय से जो ये अब इनकी पार्टी जो है सरकार नहीं बना पा रही थी, वो 20 साल बाद दोबारा जो है अब लौटी है और इनकी सरकार जो है अब चलेगी दोबारा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें, दिस वाज द फर्स्ट इलेक्शन सिंस the 2024 July revolution that ended Sheikh Hasina 15-year rule. The election held under the interim government led by Nobel laureate मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो है ये जो है इलेक्शन कराया गया है। मोहम्मद यूनुस की कोशिश थी कि भाई लोकतंत्र को लाया जाए और लोकतंत्र के आने से भारत को एक तरीके से एक
कह सकते हैं कि थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लंबे समय से बिगड़े हुए हैं और उनमें अगर सुधार तभी हो सकता है जब एक लोकतांत्रिक सरकार जो है बांग्लादेश में बने और लोगों के द्वारा अगर चुनी गई सरकार होगी तो वो लोगों के हित के लिए काम करेगी और इस तरीके से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी सुधर सकते हैं। तीस्ता रिवर पे जो हमारा इशू चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको लेकर भी आने वाले समय में अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। Out of 300 parliamentary seats, the BNP and its allies have crossed 2/3 majority। 200 सीट तो इसी को मिल गई है बीएनपी को। आपको ये भी बता दूं कि बीएनपी का जो अलायंस था बहुत ही छोटा अलायंस था, लगभग 3 पार्टी को मिलकर जो है ये अलायंस बनाई गई, लेकिन जमात में लगभग 10 पार्टियां थी, इसके बावजूद जो है 65 सीटों पर जो है सिकुड़ के रह गई और यहाँ पे 212 सीट इसको मिली। यानी कि क्लियर ये बात समझने वाली होगी कि बीएनपी पे लोगों ने भरोसा दिखाया। आप सबको ये भी बता दूं कि लंबे समय से हिंदुओं पर जो एट्रोसिटीज हो रही थी बांग्लादेश में, हो सकता है कि हिंदू भी जो है सबसे ज्यादा अगर भरोसा किसी पे दिखाया है तो वो दिखाया है बीएनपी पे। यानी कि अवामी लीग नहीं थी, अवामी लीग के ना होने कारण हिंदुओं का जो भरोसा था वो बीएनपी पे पड़ा। लगभग हिंदुओं की जो जनसंख्या है बांग्लादेश में 1 करोड़ से ज्यादा है और 1 करोड़ वोटर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे बीएनपी को उसका एडवांटेज जरूर मिला है, ये भी हमें समझना होगा। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि तारिक रहमान रिटर्न हुए थे, आप सबको बताया मैंने कि 17 साल वो एग्जाइल में थे और तारिक रहमान के आने की वजह से जो है वहां पे इस पार्टी को बेनिफिट मिला और वो जो है अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ही वॉन बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन, 2 जगह से वो चुनाव लड़ रहे थे। आप सबको पता हो कि भारत में भी ये सुविधा है कि भारत में कोई भी कैंडिडेट जो है वो क्या करता है, 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। जैसे मैं बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी जो थे वो 2 जगह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उन्होंने वाराणसी से भी किया, गुजरात में भी किया, फिर अंततः जो है दोनों सीटों पे उनकी जीत हुई और फिर उन्होंने वाराणसी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी को चूज किया और वहां के वो सांसद बन गए और फिर बाद में प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं जैसे कि 2 जगह से वो चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि राहुल गांधी के मैं बारे में बताऊं आपको तो राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे थे और यूपी में भी लड़ रहे थे और यूपी में उनकी हार हो गई और वायनाड में वो जीत गए। तो ऐसा होता है, तो अलग अलग जो कैंडिडेट्स होते हैं वो 2 जगह से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। उसी तरीके से तारिक रहमान जो थे उन्होंने भी जो है क्या किया था, 2 जगह से इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और दोनों जगह से इनकी जीत हुई। न्यू द जमाते इस्लामी formerly BNP ally emerged as the second largest bloc with approximately 60 सीट्स। 60 सीट्स इसको मिली है और जमाती इस्लामी का तो पूरी तरीके से एकदम कह सकते हो कि सुपड़ा साफ हो गया है। एक तरीके से अपोजिशन में ही बैठेंगे और ये व्यक्ति अब क्या कह सकता है, ये व्यक्ति ये कह सकता है कि चुनाव अच्छे से नहीं हुआ। ये व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई हमको, ये थोड़े बोलेगा कि भाई हमको आतंकवादियों ने सपोर्ट किया, हमको पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया, क्योंकि ये प्रो पाकिस्तानी है, पूरी तरीके से ये प्रो पाकिस्तानी है। इसके आने से भारत को काफी लंबा और बड़ा नुकसान होता है, ये समझना होगा हमें, ठीक है। अच्छा हुआ कि इसकी सरकार नहीं बन रही है, तारिक अनवर की सरकार बन रही है और इनके आने की वजह से जो है एक तरीके से तारिक रहमान की सरकार बनी और तारिक रहमान की सरकार बनने से भारत को इस समय बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। नेशनल रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह की बात करें, रेफरेंडम भी हुआ है। आप सबको पता हो कि जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था, जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, शेख हसीना को भागना पड़ा, वहां की जो जेनजी ने जो है लंबा प्रोटेस्ट किया, बड़ा प्रोटेस्ट किया और वहां पे जो है तख्ता पलट हुई, मोहम्मद यूनुस की सरकार आई। जुलाई जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके ऊपर रेफरेंडम भी कराई गई, जनमत संग्रह, और लोगों ने जो है यहाँ पे भी 60% जो है अप्रूवल दिया है। यानी कि बहुत बड़ा सिस्टमैटिक चेंज लाया जाएगा बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भी, ये भी हमें समझना होगा। अब देखो जुलाई नेशनल चार्टर है क्या, ये भी समझ लो। व्हाट इज जुलाई नेशनल चार्टर एग्जैक्टली इज? द जुलाई नेशनल चार्टर कंसिस्ट ऑफ रफली 28 to 30 कोर पॉइंट्स दैट द इंटरिम गवर्नमेंट एंड ओवर 25 पॉलिटिकल पार्टीज हैव एग्रीड टू। 25 से 30 पॉइंट बनाए गए और लगभग 25 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं उस पर समर्थन की कि 25 से 30 पॉइंट हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे इस चार्टर में। फिर क्या हुआ, टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए। चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम की जरूरत क्यों है ये भी समझना होगा। देखो मान लो कि पार्लियामेंट जो है यानी कि संसद जो है अगर वो कोई कानून ऐसा बना देती है जो लोगों के हित में नहीं है तो उस समय क्या करता है, जो जुडिशियरी है, जो न्यायपालिका है, वो उसको चेक करता है कि भाई ये कानून जो है वो लोगों के हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है, संविधान के मूल्यों का जो है उल्लंघन कर रहा है, ये जुडिशियरी चेक करता है। और जुडिशियरी जब चेक करता है तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए उस कानून को, उस लॉ को, उस एक्ट को जो है क्या करता है, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर देता है। इसी को बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, जहां पे जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये जो लोकतंत्र के जो 3 अंग हैं, ये आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव को चेक करेगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को चेक करेगा, लेजिस्लेचर जुडिशियरी को चेक करता है। ये तीनों आपस में बैलेंस भी करते हैं और एक दूसरे को चेक भी करते हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, जहां पे कोई भी आर्बिट्रेरी मतलब अपने मन मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले सकता। अगर मन मर्जी से निर्णय लेगा तो उस समय जो दूसरा अंग है, जो दूसरा ऑर्गन है, वो उसको चेक करेगा। द मेन एजेंडा ऑफ द करंट इलेक्शन कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 एरियाज। 4 भाग में इलेक्शन का जो मुद्दा है वो 4 भाग में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इन मुद्दों पे इलेक्शन हुआ और लोगों ने जो है इन सारे मुद्दों को समझा और बम्पर वोट दी बीएनपी को और बीएनपी ने क्लीन स्वीप करके जो है वहां पे जीत हासिल कर ली है। दोस्तों सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक रिएक्शन, इस पे भी देख लेते हैं। इलेक्शन डे एटमॉस्फेयर, देखो इलेक्शन जब चल रहा था तो ये भी आपको समझना होगा कि भारत में जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं, भारत का इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है। भारत में जो इलेक्शन होते हैं वहां पे शांति की बात की जाती है और पीसफुल तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन बांग्लादेश में जो ये इलेक्शन हुआ वो खून खराबे से भरा हुआ था। एक बीएनपी कैंडिडेट की जान भी चली गई,
बहुत जगह पे हमें क्लैशेस देखने को मिले, बहुत जगह पे लोगों ने विद्रोह किया, बहुत जगह पे तोड़फोड़ हुई, उसमें बहुत सारे व्यक्तियों की जान भी गई, बहुत सारे लोग घायल भी हुए। इसके बावजूद जो है पीसफुल तरीके से इलेक्शन करा दिया गया। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिली, यानी कि भारत से कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश तो अभी काफी पीछे है, क्योंकि भारत में जब चुनाव होता है तो बहुत पीसफुल तरीके से होता है। यहाँ पे कहीं से भी हमें उस तरह की खबर देखने को नहीं मिलती जिस तरीके से बांग्लादेश में देखने को मिली है। ग्लोबल रिकॉग्निशन में अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने सबसे पहले कंग्रेचुलेट किया तारिक रहमान को, बोला कि भाई आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और आपके नेतृत्व में बांग्लादेश काफी आगे जाए और आपके नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी सुधार हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और दोनों देश मिलकर जो है काम करेंगे। आप हमारे पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देश होने के नाते हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और हम दोनों मिलकर आगे जो है बढ़ेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। कांग्रेचुलेट किया, बधाई दी है किसको? तारिक रहमान को। USA embassy congratulate the people of Bangladesh on successful election and notice desire to work with the new government on shared goals। वही बात USA गवर्नमेंट ने भी कहा है। रिफॉर्म एजेंडा की बात करें तो द इनकमिंग BNP गवर्नमेंट हैज प्लेड जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। बोला है कि भाई करप्शन को लेकर हमारी जो रणनीति है वो क्या है? बहुत जीरो टॉलरेंस है, यानी कि हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। फिर 10 ईयर 2 टर्म लिमिट फॉर प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, आपने देखा होगा कि जो USA है यानी कि अमेरिका जो है वहां पे भी लिमिटेड गवर्नमेंट आप बना सकते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट बनाने का मतलब क्या है? वहां पे टर्म जो है वो फिक्स है कि भाई आप 2 टर्म के लिए ही आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। भारत में ऐसा फिक्स नहीं है। भारत में आप जितनी बार चाहे उतना बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, भारत में आप जितनी बार चाहे उतना बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन USA में ऐसा नहीं है, है ना? USA में लिमिटेड है। वही चीज अब बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? आगे देखते हैं तो पीएम मोदी ने क्या मैसेज किया। ये जो है यहाँ पे मैसेज मैंने इंक्लूड कर दिया है, इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखो एक और बात करता हूं आपको कि ये जमाते इस्लामी और BNP ये दोनों पार्टी में से कौन भारत के पक्ष में है, और ये दोनों पार्टी में से अगर जमाते इस्लामी की अगर सरकार बनती तो क्या भारत को फायदा होता है, या BNP की सरकार अगर बन गई है तो क्या इससे भारत को फायदा होगा, ये भी समझना। एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हैज वॉन अगेंस्ट जमाते इस्लामी, ये बात क्लियर है। ड्यूरिंग BNP रूल 2001 से 2006 द एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप उल्फा ऑपरेटेड फ्रॉम बांग्लादेश टेरिटरी। ये आपको समझना होगा कि उल्फा जो नेतृत्व कर रहा था भारत के खिलाफ जो उसने साजिशें की, वो कहां से कर रहा था? वो बांग्लादेश से कर रहा था। कब? 2001 से 2006 के बीच में। यानी कि इसका इतिहास अगर देखा जाए BNP का तो भारत के पक्ष में नहीं रहा है। 2001 से 2006 के बीच में उल्फा ने भारत के खिलाफ जितनी भी साजिशें की वो सब बांग्लादेश की भूमि से, बांग्लादेश की जमीन से किया, और उसमें संरक्षण कौन दे रहा था? तो ये पार्टी यानी कि BNP दे रहा था। यानी कि इतिहास जो है भारत के लिए इसका अच्छा नहीं है। जमाते इस्लामी को देखें तो ओपनली एंड एंटी इंडिया एंड प्रो पाकिस्तान। एंटी इंडिया तो है ही, प्रो पाकिस्तानी है। एंटी इंडिया होने से डर नहीं है, प्रो पाकिस्तानी होने से डर है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिलकर ये लोग भारत के खिलाफ हमेशा साजिश करते रहेंगे। एंटी इंडिया तो बहुत लोग हैं, लेकिन एंटी इंडिया तो भारत में रहने वाले भी बहुत लोग हैं कि जो भारत के खिलाफ में, भारत में रह के ही भारत के खिलाफ बोलते हैं, उससे डर नहीं है। लेकिन एंटी इंडिया होने के बाद अगर आप दुश्मन से हाथ मिला लेते हैं तो वो जो है एक तरीके से जो वो उनका जो कोलैबोरेशन होता है वो बहुत खतरनाक हो जाता है दोस्तों, ये समझना होगा। इनफैक्ट इट अपोज बांग्लादेश इंडिपेंडेंस इन 1971। ये तो जमाते इस्लामी वो पार्टी है जो पाकिस्तान का इतना समर्थन करती है कि बांग्लादेश का जब निर्माण हो रहा था 1971 में, बांग्लादेश के लोगों पर जो अत्याचार किया है पाकिस्तानियों ने, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। वहां की भाषा को लेकर, वहां की बहन बेटियों को लेकर, वहां के लोगों पर जो अत्याचार किया पाकिस्तान ने लंबे समय से 1947 से लेकर 1971 तक, वो दौर हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ये जमाते इस्लामी इतना प्रो पाकिस्तानी है कि 1971 में जब निर्माण हो रहा था तो उसका भी अपोजिशन किया इसने, उसका भी विरोध किया। ये हमें समझना होगा, यानी कि पूरी तरीके से ये भारत के पक्ष में नहीं है, ये हमें समझना होगा। फॉर इंडिया दिस इलेक्शन वाज अबाउट वॉचिंग टू इविल्स एंड होपिंग द लेस हार्मफुल द वन वुड प्रिवेल। देखो दुश्मन दोनों हैं, दोनों दुश्मन हैं, जमाते इस्लामी हो या फिर BNP हो, दोनों दुश्मन हैं। लेकिन इसमें हमें यह देखना होगा कि कौन हार्मफुल कम है। हार्मफुल तो दोनों हैं, लेकिन इसमें से कम कौन सा है। यानी कि देखो दो तरीके से मौत हो सकती है, एक तो जो है जहर खाने से मौत होगी और एक ट्रेन के सामने खड़े होने से मौत होगी। लेकिन उसमें यह देखना होगा कि भाई पेनफुल कौन सा कम है, जहर खाने से कम पेन कम होगा या फिर ट्रेन के सामने खड़े होने से पेन कम होगा। ये उस तरीके की सिचुएशन है भारत के लिए। यानी कि दोनों की दोनों पार्टियां का जो है इतिहास जो रहा है वो एंटी इंडिया ही रहा है, प्रो पाकिस्तानी ही रहा है। इफ जमात इस्लामी हैड वॉन इट वुड हैव वर्कड एज पाकिस्तान प्रॉक्सी। हाँ सही बात है कि अगर जमात इस्लामी अगर जीत जाती तो पाकिस्तान की प्रॉक्सी की तरह काम करती, यानी कि बांग्लादेश का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसका अपना कोई इंडिपेंडेंस नहीं रहता, पीछे बैठा हुआ है पाकिस्तान, उसके कहने पे सारा काम करता बांग्लादेश अगर जमात इस्लामी जीत जाती तो। ये क्लियर बात आपको समझना होगा कि जमात इस्लामी की अगर 65 सीटें आई हैं तो ये वहां के लोग ये जानते थे ये बात, ये प्रो पाकिस्तानी लोग हैं, ये एंटी इंडिया काम करेंगे, पाकिस्तान के कहने पे सारी चीजें यहां पे करने वाले हैं बांग्लादेश में। ये लोगों ने ये बात समझी और 65 सीटों तक ही उनको रोक दिया। BNP हैज वॉन बट इंडिया इज स्टिल लाइकली टू फेस स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी
चैलेंज, स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी चैलेंज भारत को फेस करने पड़ेंगे। लेकिन बीएनपी के आने की वजह से हो सकता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार हो, भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते बिगड़े हुए लंबे समय से, उसमें कुछ एक नई दिशा देखने को मिलेगी। दोस्तों एक और बात आपको बताना चाहता हूं, ये एक ट्वीट किया था यूनाइटेड स्टेट की तरफ से आया था, ये ट्वीट अमेरिका की तरफ से, जब भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील साइन हुई उसमें एक ये ट्वीट आया था। इस ट्वीट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो या फिर अक्साई चीन हो, ये दोनों हिस्सों को जो है ये भारत का भाग दिखाया गया। महेशन एकेडमी या फिर हम सभी भारतीय जो है ये सब मानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो या फिर अक्साई चीन हो, ये भारत के अभिन्न अंग है और ये भारत लेकर रहेगा लंबे समय तक। ये जो आपने ख्वाब पाल रखा है कि भाई ये हम छीन लेंगे भारत है, तो ये सच नहीं होने वाला है। इस मैप में चूंकि अक्साई चीन को और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को दिखाया गया था, इस ट्वीट को जो है डिलीट कर दिया गया अमेरिका की तरफ से। डिलीट करने के बाद कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान की तरफ से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का जो स्पोक पर्सन था, जो प्रवक्ता था, वो ये कहता है कि हमने डिलीट करवाया है। लोगों ने पूछा क्यों डिलीट करवाया, उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान का जो एक पार्ट है उसको उन्होंने इंडिया में दिखा दिया था, इसलिए हमने डिलीट करवा दिया। अरे बेवकूफ हो, तुमको क्या पता कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इतिहास क्या रहा है। 1947 में अगर आप जाएंगे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की अगर कहानी को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई किन लोगों की गलतियों की वजह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है पाकिस्तान में चला गया। उन लोगों ने अवैध तरीके से हमारे भूमि को जो है कब्जा कर लिया। और अक्साई चीन का अगर आप इतिहास देखें तो वो भी आपको पता चलेगा कि 1947 के दौर में किन तरह की गलतियां की गई कि चाइना ने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया। ये आपको समझना होगा दोस्तों। फिर तो एक चीज तो यहां पे पाकिस्तान को ये क्लियर कर देंगे, भिखमंगो, तुम लोगों को अगर नहीं पता तो एक बार पढ़ लो अपना इतिहास, किताबें पढ़ लिया करो और समझ लो कि 1947 में क्या हुआ था। किताब पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि महाराजा हरि सिंह जो कि श्रीनगर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के प्रधानमंत्री हुआ करते, जो राजा हुआ करते थे, उनके और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था, ये तुम लोगों को समझना चाहिए था। ठीक है। दूसरा अगर देखें तो यहाँ देखो, रेड फेस्ट पाक रीचेज आउट टू यूएस टू रिमूव इनकरेक्ट इंडिया मैप टू ट्रेड डील पोस्ट। वही मैं बताया आपको कि भाई पाकिस्तान जो है अमेरिका पहुंच गया। यहां पे आपको समझना हो कि यूएसए जो है वो कभी भी भारत का साथ नहीं दे रहा है। यूएसए ने यहां पे पाकिस्तान का साथ, यानी कि यूएसए सीधे सीधे ये कहना चाहता है कि भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो या फिर अक्साई चीन हो, ये भारत के अंग नहीं है। क्योंकि डिलीट करने का मतलब क्या होता है भाई, क्या पाकिस्तान के कहने पे अमेरिका काम करेगा? नहीं दोस्तों, ये आपको समझना होगा। पाकिस्तान अमेरिका के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका ने भारत को एक तरीके से इनडायरेक्टली ये इंडिकेशन दिया है कि हम पाकिस्तान के पक्ष में हैं। क्योंकि अगर इस पोस्ट को उसने डिलीट किया है और उसने दिखाया कि भाई पीओके या फिर अक्साई चीन को हम नहीं मानते हैं भारत का हिस्सा और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये यूएसए का जो है अपना स्टैंड रहा होगा, शायद इसी वजह से जो है इस पोस्ट को डिलीट किया गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या यूएसए पे हम विश्वास कर सकते हैं? क्या इस पोस्ट को डिलीट करने का क्या मतलब बनता है? और इस पोस्ट को डिलीट करने के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं, पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई हमने डिलीट करवाया है। देखो ना यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पाकिस्तान रीच आउट यूएस टू रिमूव इनकरेक्ट इंडिया मैप। अरे इनकरेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट तो तुम्हारा दिमाग है भाई, इनकरेक्ट तो तुम्हारा दिमाग है। भारत का मैप पूरा करेक्ट है और यही भारत का मैप भी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे और ये तुम लोग छीन नहीं सकते हमसे, ये जान लो तुम लोग। एक और बात आपको बताता हूं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो छोड़ दो, अक्साई चीन तो छोड़ दो, तुम अपने सबसे बड़े प्रांत, सबसे बड़े प्रोविंस बलूचिस्तान को तो बचा लो गधो, बलूचिस्तान को तो बचा लो। बलूचिस्तान अपना नया संविधान बना चुका है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने और बलूचिस्तान ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई अब हम जो है पाकिस्तान के साथ नहीं रहने वाले। पाकिस्तान का टुकड़ा होना तय है। 1971 में एक टुकड़े हुए और अभी जो है एक टुकड़ा होना बाकी है। बलूचिस्तान का अपना संविधान बनना ये हमें क्लियर इंडिकेशन देता है कि बलूचिस्तान के लोगों ने अब ये क्लियर कर दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहने वाले हैं। जो उत्पीड़न उन्होंने सहा है लंबे समय तक, 1947 से लेकर 2026 तक, वो उस उत्पीड़न का जो है जवाब देने का समय आ गया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को तुम क्या लोगे? तुम अपने बलूचिस्तान को तो बचा लो। ये देखो ये संविधान बन गया है, बलूचिस्तान का संविधान बन गया है। समझ में आ रही है आपको बात? आगे दोस्तों, ये है वो व्यक्ति जिन पर आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लीडर्स ने और ये जो वहां का क्या बोले इसको, ये बेवकूफ जो है ना, कुछ मैं अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं किसी भी व्यक्ति के लिए, जस्ट बिकॉज कि हमें संवैधानिक रूप से और एक मर्यादा में रह के किसी भी व्यक्ति से बात करनी चाहिए। देखो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा गिरा हुआ इंसान हो, कितना भी बड़ा कुकर्मी हो, कुकर्मी तो ये लोग हैं ही, बहुत गिरा हुआ इंसान, बहुत कुकर्मी है ये, लेकिन ठीक है एक मानवता के नाते हमें जो है किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आप सभी लोग कमेंट में ये कहते हैं कि भाई आप करके क्यों बात करते हैं, तुम करके क्यों नहीं बात करते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारे संस्कार है, ये भारत के लोगों के संस्कार है। हम अपने दुश्मनों को भी, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी जो है वो हमारा परिवार है, हम अपने दुश्मन को भी खाना खिलाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब पाकिस्तान के लगभग 70,000 से ज्यादा सैनिक
70,000 से ज्यादा सैनिक अगर घुटने टेक दिए थे हमारे सामने, तो उन लोगों का भी अपमान हमने नहीं किया। आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध जब हुआ, उसमें पाकिस्तान के सैनिक मारे गए और भारत के लोगों ने, भारत के सैनिकों ने, भारत के लीडर्स ने उन सैनिकों का, मरे हुए सैनिकों का जो है अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, ये हमारे संस्कार हैं। हम अपने दुश्मनों को भी इज्जत देते हैं, हम अपने दुश्मनों को भी वो तहजीब से बात करते हैं कि उसको ये लगे कि भाई ये भारत के लोग हैं। लेकिन एक और बात समझना होगा, हमारे तहजीब को हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। जब हम किसी को आप करके बात कर रहे हैं, संस्कार से बात कर रहे हैं, अगर वो हमारी कमजोरी समझता है, तो भारत ये नया भारत है। वो कहते हैं ना, वो फिल्म में उरी आपने देखा होगा, ये नया भारत है, घर में घुस कर मारता है। ये भी आपको समझना होगा दोस्तों। आपको बता दूं कि भाई जो इमरान खान है, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। दोस्तों सोचो, एक व्यक्ति जिसने पाकिस्तान को बहुत ऊंचाइयां दी, क्रिकेट में अगर बात करें, क्रिकेट खेल में बात करें, तो पाकिस्तान का अगर नाम ऊंचा करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो था इमरान खान। लेकिन आज इमरान खान की आंखों की रोशनी छीन ली इन लोगों ने। किसने? इस बेवकूफ ने छीन ली। इस बेवकूफ ने छीन ली। आप सबको पता है, काल कोठरी में इस तरीके से इनको डाला, इतना उत्पीड़न किया, इतना ऑपरेशन, इतना एक्सप्लॉयटेशन, शोषण कर दिया इस व्यक्ति का कि इसकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके परिवार वाले दुहाई लगा रहे हैं, कोर्ट के सामने जाकर दुहाई लगा रहे हैं कि भाई साहब, हमारे भाई को, हमारे बेटे को, हमारे पिता को बचा लो, इनका बेटा रो रहा है, इनकी बहन रो रही है इमरान खान की, कि भाई ये जो मुनीर है, ये जो कुत्ता मुनीर है ना, ये जो कुत्ता मुनीर है पाकिस्तान का, अगर आप मैप देखेंगे तो कुत्ते की तरह मैप ही है उसका। ये जो कुत्ता मुनीर है, ये इस तरीके से इनकी आंखों की रोशनी छीन लिया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इमरान खान को लेकर, जरूर बताना, ठीक है। और एक और बात आपको बता दूं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप और रशिया है ना, इनके रिश्तों के बारे में आप सबको पता ही होगा। ये रिश्ते आज से खराब नहीं है दोस्तों। 1945 का दौर याद कीजिए, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और कोल्ड वॉर का दौर शुरू हुआ, कोल्ड वॉर का दौर शुरू हुआ, तब से इनके रिश्ते ऐसे ही हैं। यूएसएसआर और यूएसए का ये रिश्ते ऐसे ही हैं, और ये रिश्ते सुधरने वाले नहीं है। ये रिश्ते सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों अपने ब्लॉक में, अपने अपने एरियाज में काफी पावरफुल कंट्रीज हैं, और इन दोनों के रिश्तों में सुधार इसलिए नहीं आ सकता जस्ट बिकॉज क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जब तक रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, क्योंकि बिजनेसमैन है, नहीं व्यापारी है। और अभी रूस ने क्या डिसीजन लिया कि भाई हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप को इन लोगों ने जो है बैन लगा दिया, ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया। चाइना ने भी देखो क्या, चाइना में कोई भी अमेरिकी कंपनी के कितने भी ऐप्स हैं वो चाइना में बैन है। चाइना का अपना ऐप सारा काम करता है। भारत ने भी अपने बहुत सारे ऐप्स डेवलप किया, आप सभी जो है उनका यूज भी कर रहे हैं, जैसे कि जोहो व्हाट्सएप है, जोहो मेल है, उन सब का आप प्रयोग करें। स्वदेशी चीजों का आप जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, उतने ज्यादा चिंतित ये लोग होंगे, क्योंकि इनकी परेशानियां वैसे ही बढ़ेंगी, क्योंकि इन पर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। इसलिए इनको लगता है कि भाई हम टैरिफ जो है 50% कर देंगे तो भारत डर जाएगा। ये 50% टैरिफ करके ये क्या बताना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप? ये सीधे सीधे यही बताना चाहता है कि भाई तुम हम पर निर्भर हो और तुम्हारी कमर हम कभी भी तोड़ सकते हैं। लेकिन शायद ये भूल गया कि 50% टैरिफ करने के बाद भी भारत झुका नहीं, और अंततः 18% पे, 20% पे इनको मानना पड़ा। ये समझना होगा, ठीक है। ये नया भारत है, भारत में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत रैपिड स्पीड से हो रहे हैं। आने वाले समय में अमेरिका जो है हमारे यहां से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी, और वो समय दूर नहीं है दोस्तों। आप सबके सहयोग से, आप सबके जो है एक तरीके से कोऑपरेशन के साथ भारत काफी आगे बढ़ेगा, और आने वाले समय में हम भारत की उपलब्धियों पे जरूर चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग टॉपिक को टच किया है। अगला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी आप जरूर देखना। वंदे मातरम को लेकर क्या कंट्रोवर्सी है, वंदे मातरम को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या गाइडलाइंस इशू किए हैं, वो भी जानना होगा। और भारत के मुस्लिम वंदे मातरम के खिलाफ क्यों बात करते हैं भाई? वंदे मातरम में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से भारत का मुस्लिम हमेशा उसके अगेंस्ट बोलता है? जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है मुस्लिम्स के, वो सारे इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन लोगों ने बोला कि भाई हम इसको कोर्ट में चुनौती देंगे, ये असंवैधानिक है। इस पर चर्चा करेंगे किसी और नए वीडियो में, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आप सबने कमेंट सेक्शन में ये प्रश्न उठाया कि सर कहाँ हैं। सर इस प्लेटफॉर्म पर जरूर आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। कुछ कारणवश वो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जल्द आएंगे, उनकी वापसी होगी और वो वीडियो भी बनाना शुरू कर देंगे, फिर आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।